Welcome to Virtual Learning Network. Business Environment, Session 6, Corporate Laws 1. Topics to be covered include evolution of corporate legislation, company law basic framework, major changes in the 1999 to 2001, which will include the Companies Amendment Act 1999, Companies Amendment Act 2000, Companies Amendment Act 2001. Major changes in 2002, which will include Sikh Industrial Company Special Provisions Act (SICA) 1985. Evolution of corporate legislation. The company legislation in India has closely followed the company legislation in England. The first legislative enactment for registration of the joint stock companies was passed in the year 1850, which was based on the English Companies Act 1844. जो कंपनी का लेजिस्लेशन है इंडिया में वो बहुत हद तक रिलेट करता है इंग्लैंड की लेजिस्लेशन से. जो फर्स्ट लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट पास हुआ था इंडिया में वो 1850 में हुआ था. द मेजर चेंजेस that the Indian Companies Act 1956 introduced over and above the Act of 1930 related to जो मेजर चेंजेस हुए थे इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में, उसमें था पहला प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर, तीसरा कंपनी मीटिंग्स एंड प्रोसीजर्स, चौथा प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी अकाउंट्स, द ऑडिट एंड द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स. Fifth is inspection and investigations of the affairs of the company. और sixth है the constitution of the board of directors and the powers and the duties of directors, managing directors and managers. Company law basic framework. Company law is primarily contained in the Companies Act 1956, comprising of 777 sections and 15 schedules, including the amendments till date. जो Companies Act 1956 है उसमें 777 sections हैं, मतलब धाराएं हैं, और 15 schedules हैं. जो provisions हैं Companies Act में वो इंक्लूड करते हैं कि क्या किस तरह से कंपनी फॉर्म होगी, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कंटेंट क्या होगा, क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा, किस तरह से प्रॉस्पेक्टस इश्यू होगा, क्या प्रोसीजर होगा अगर मेमोरेंडम में या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस लेकर आने हैं, क्या पेनाल्टीज हैं अगर कोई भी मिस स्टेटमेंट है, कुछ गलत दिखाया जा रहा है प्रॉस्पेक्टस में या शेयर्स में या शेयर कैपिटल में, क्या मोड्स हैं मेंबरशिप एक्वायर करने के, ट्रांसफरेबिलिटी एक्वायर करने के और ट्रांसमिशन, फॉरफीचर्स किस तरह से होंगे शेयर्स के, किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होंगी उसकी शेयर कैपिटल, क्या राइट्स होंगे मेंबर्स के, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी उनके जनरल बॉडी मीटिंग्स होल्ड करने की, उसमें पेनाल्टीज भी आएंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उनके पास कौन सी पावर्स होंगी. Based on the report prepared by the working group and taking into the account of the development that had taken place in the corporate structure, administration and the regulatory framework the world over,
the Companies Bill 1997 was introduced in Rajya Sabha on 14 August 1997 to replace the Companies Act 1956. जो रिपोर्ट प्रिपेयर की गई थी वर्किंग ग्रुप के थ्रू, उस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया राज्यसभा में 14 अगस्त 1997 में, ताकि जो कंपनीज एक्ट है उसको रिप्लेस किया जा सके। जो कंपनीज अमेंडमेंट हुई थी 1999 में, उसमें बेसिकली कुछ चेंजेस दिए गए थे। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर को एक फैसिलिटी दी गई थी कि वो अपने शेयर्स बायबैक कर सकती है। जो लोन्स थे, इन्वेस्टमेंट थी, वो रैशनलाइज्ड हो गई थी और लिबरलाइज्ड हो गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल मिल गए थे उनको। कंपनीज जो थी वो अलाउड थी कि वो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती हैं। और इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए थे इन्वेस्टर्स के एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड के लिए। शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स की फैसिलिटी जो उनको दी गई थी नॉमिनेशन की, वो इंट्रोड्यूस हुई थी। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000, जो कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी 2000 में, उसमें सबसे पहला था मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। हर कंपनी में एक मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल डिसाइड की गई थी, जो कि प्राइवेट कंपनी की थी कम से कम 1 लाख और पब्लिक कंपनी की थी 5 लाख। मतलब अगर प्राइवेट कंपनी की पेड अप कैपिटल 1 लाख से कम है तो वो रजिस्टर नहीं हो सकती है, और अगर पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल शेयर कैपिटल 5 लाख से कम है तो रजिस्टर नहीं हो सकती है। नेक्स्ट इज स्मॉल डिपॉजिटर्स। स्मॉल डिपॉजिटर्स जिन्होंने 20,000 रुपए तक लगाए हैं, उनके लिए अलग से बनाया गया सेक्शन 58AA और सेक्शन 58AAA में। नेक्स्ट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस को इश्यू किया गया जिसकी लाइफ 1 ईयर हो सकती है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एक बेसिकली एक अटेम्प्ट था जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस है उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके सेबी गाइडलाइंस के अंदर। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट था जो डिजाइन किया गया था ताकि पता चल जाए कि सिक्योरिटीज की क्या डिमांड है और क्या प्राइस और टर्म होंगे उनके इश्यू के। रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस एक बेसिकली इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस होता है और उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है प्राइस और जो सिक्योरिटीज की क्वांटिटी या क्वांटम है उनके बारे में। नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स सेक्शन 86 अमेंड हुआ था ताकि नॉन वोटिंग इक्विटी जो शेयर्स हैं वो इशू किए जा सके पब्लिक कंपनीज के थ्रू। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशंस थ्रू द पोस्टल बैलेट। रेजोल्यूशंस पास हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ जो रूल्स बनाए थे पोस्टल बैलेट के थ्रू। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। डायरेक्टर ने कुछ रिपोर्ट में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बनाया जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेक करता है। वो ये देखता है कि अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज बनी हुई हैं कि नहीं। ऑडिट कमेटी की अमेंडमेंट हुई, कंप्लायंस सर्टिफिकेशन की अमेंडमेंट हुई और इशू ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट सेक्शन 605A की भी अमेंडमेंट हुई जो अलाउ करता है कंपनीज को जो इंडिया के आउटसाइड इनकॉर्पोरेटेड हैं वो
डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू कर सकती हैं इंडिया में। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2001। In the year 2001, the Act was amended to revise amended provisions of Section 77A relating to the buyback of shares among Board of Directors instead of through special resolution to buy back shares up to 10% of the paid-up capital and free reserves, provided not more than one such buyback is made during a period of 365 days. Resolution for the buyback shall be required to pass at a meeting of the board and not through circulation. 2001 में अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 77A का, जो कि बायबैक और शेयर से रिलेट कर रहा था। अमेंडमेंट में ये हुआ कि जो बायबैक होंगे शेयर्स के वो सिर्फ 10% तक हो सकते हैं पेड अप कैपिटल के या फ्री रिजर्व्स के अमाउंट, और वो भी विद इन अ पीरियड ऑफ 365 डेज में ही। Major changes in 2002. Two Companies Amendment Acts were passed in 2002 called Companies Amendment Act 2002 and Companies Second Amendment Act 2002. The Companies Amendment Act 2002 provided for setting up and regulation of cooperatives as body corporates under the Companies Act 1956 to be called producer company. The objective of the Company's Second Amendment Act 2002 has been to expedite the winding up the process of the companies and facilitate the rehabilitation of the sick companies and protection of worker interest. इसमें कुछ चीजें आई, कुछ अमेंडमेंट्स हुए कंपनीज के फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन में, प्रोड्यूसर कंपनीज के फॉर्मेशन रजिस्टर में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्टेटस में, मेंबरशिप ऑफ वोटिंग राइट्स जो मेंबर थे उनमें, कुछ बेनिफिट्स मिले मेंबर्स को, जो एडमिनिस्ट्रेशन था प्रोड्यूसर कंपनी का वो चीफ एग्जीक्यूटिव और उसके फंक्शंस, और कंपनीज की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। नाउ the Sikh Industrial Companies Act Special Provisions Act SICA 1985। Sikh Industrial Companies Act 1985 पास हुई थी 1986 में और ये मई 1987 में इफेक्ट में आई। नीड फॉर सीका, सीका की जरूरत कब फील हुई? The ill effects of sickness of industrial companies such as loss of production, loss of employment, loss of revenue to the central and state governments and locking of ingestible funds of banks and financial institutions are of a serious concern to the government and the society at large. 80s में ये देखा गया कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं वो लॉसेस इनकर कर रही हैं, उनमें प्रोडक्शन में लॉसेस है, एम्प्लॉयमेंट का भी लॉसेस हो रहा है, यहाँ तक जो रेवेन्यू और इनकम है उसमें भी लॉसेस हो रहा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने अपने फंड्स फंसा रखे थे जो कि उन्होंने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लिया था। ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने एक एक्ट निकाला जिससे बोलते हैं सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीका: affording maximum protection to employment, optimize the use of funds and available productive assets. एम्प्लॉयमेंट को मैक्सिमम प्रोटेक्ट किया जाए, जो फंड्स हैं उनका मैक्सिमम यूज किया जाए, ऑप्टिमम यूज किया जाए, और जो एसेट्स हैं उनका मैक्सिमम और ऑप्टिमम यूज किया जाए। Realizing amounts due to banks and institutions and creditors, जो बैंक्स इंस्टीट्यूशंस और क्रेडिटर्स में जो उनके अमाउंट ड्यू हैं वो अमाउंट दिए जाएं इंडस्ट्रीज के थ्रू। प्रोवाइड एफिशिएंट अथॉरिटी कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर एक्सपीडिशियस डिटर्मिनेशन ऑफ मेजर्स टू अवॉइड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर्स।
एक्सपर्ट को लेकर आया जाए ताकि वो अपने कुछ ओपिनियंस प्रेजेंट करें, जिससे कुछ डिटरमाइन कर सके, कुछ प्रिवेंशन किया जाए, कुछ रेमेडी निकाली जाए। जो सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट है ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, ये इंडस्ट्रियल कंपनीज पे ही अप्लाई होता है। इसका जो फर्स्ट शेड्यूल है वो कवर करता है सारी इंडस्ट्रीज। ये एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे या फिर उन इंडस्ट्रीज पे जो शिप से रिलेट करती हैं, या फिर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से भी अप्लाई नहीं होता है सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेसिकली वही हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में 1 करोड़ से कम की है। Now the definition of Sikh Industrial Companies Act. The company to qualify as Sikh industrial companies must satisfy the following condition. It must be a company as per Section 3 of the Companies Act 1956. It must be an industrial company. That is, it must own one or more industrial undertakings. It must be in existence for not less than 5 years. Its accumulated losses must not be less than its net worth. एक कंपनी तभी सिख इंडस्ट्री कहलाती है जब अगर वो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो एक इंडस्ट्रियल कंपनी है और वो एग्जिस्टेंस में है कम से कम 5 साल से, और जिसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो हैं वो कम नहीं होना चाहिए उसकी नेटवर्थ से। बेसिकली जो सीका है इसने एक बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया जिसको कहते हैं बाइफर बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR। ये 1987 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था और एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। जब भी कोई कंपनी अगर सिख हो जाती है वो BIFR में जाके रेफरेंस देती है, जो कि फर्दर इंक्वायरी करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो कंपनी सच में सिख में है या नहीं। जो BIFR है वो एक ऑपरेटिंग एजेंसी को अपॉइंट करता है जो कि एक रिवाइवल स्कीम बनाएगी उस सिख कंपनी के लिए। वो स्कीम सैंक्शन होती है बोर्ड के थ्रू, और एक कंपनी सिख है या नहीं है ये डिसाइड होगी जब उसके अकाउंट्स फाइनलाइज्ड हो जाएंगे और ऑडिट हो जाएंगे। जो BIFR है उसके कुछ फंक्शंस होते हैं। एक वो ऑपरेटिंग एजेंसी को अपॉइंट करती है। वो ऑपरेटिंग एजेंसी कोई भी हो सकता है, कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है वो, या कोई स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या फिर कोई शेड्यूल बैंक, या फिर कोई भी दूसरा पर्सन जैसे IDBI, ICICI बैंक, IFCI बैंक, RBI बैंक, SBI, CBI, बहुत सारे बैंक, ये सब ऑपरेटिंग एजेंसी की तरह एक्ट कर सकते हैं। Now we have certain questions. Do it yourself. First question is Companies Amendment Act 2000 introduced a large number of changes in the Companies Act 1956. Elaborate on the statement. State the objectives of Sikh Industrial Companies Act, that is SICA 1985, and explain the role of BIFR in respect of a Sikh industrial companies referred to it. That's all for this session. Thank you.